गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी क्लास 10th का सोशल स्टडी का फर्स्ट सिविक्स चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर के अंदर हम पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे और पावर शेयरिंग की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेगी। पावर शेयरिंग का मीन्स हम बोल सकते हैं कि अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को बांटना, उसका बंटवारा करना, उन्हें शेयर करना। शेयरिंग से जो भी हमारी पावर्स है हम डिवाइड करके एक स्पेशल टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। पावर शेयरिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेस एंड डेवलपमेंट। आओ इस क्लास में, इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग से रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। किसी भी काम को करना या उसको सक्सेस तक पहुंचने के लिए हमें अपने पावर को शेयर करना। इसी तरह से ये जो पावर शेयरिंग वर्ड है एक कंट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक कंट्री को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से हम अपने पावर को अलग अलग फील्ड, अलग अलग सेक्टर में बांटकर कंट्री का डेवलपमेंट और कंट्री की सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। इस पिक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक केक का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि केक को अलग अलग पार्टीशन में बांट रखा है और हर एक पार्ट को एक हाथों में सौंप दिया गया। इसका मतलब ये है कि एक कंट्री के अंदर एक कंट्री को मेंटेन करने के लिए जितनी भी फील्ड होती है उन फील्ड को अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है। उसका एक खुद रिस्पॉन्सिबल हैंड होता है, वो हैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाकर उस फील्ड के अंदर डेवलपमेंट करता है। हर हाथ अपना डेवलपमेंट, हर फील्ड अपना डेवलपमेंट कर कर कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री और एक डेवलप्ड नेशन बना सकता है। पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि ये पावर शेयरिंग हम किस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे कहने का आशय ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से हम अलग अलग फील्ड, जैसे एक एग्जाम्पल है हेल्थ, एजुकेशन, अलग अलग पार्ट जो भी रहते हैं, हेल्थ के साथ साथ में एजुकेशन की बात कर लें या हम किसी और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें, वाटर के डेवलपमेंट, रिवर्स के बारे में बात करें, इन सब चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अपने अपने पावर को अपने मिनिस्टर को डिपार्टमेंट वाइज शेयर करती है जिससे उस कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। ये एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैंने अपने इस चैप्टर की शुरुआत करी है। आइए हम देखते हैं, जानते हैं कि अब हमें इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है। इस चैप्टर को हम 5 सेक्शन में डिवाइड कर कर समझेंगे। पहला टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस फर्स्ट टॉपिक में हम दो कंट्री की कंडीशन को समझ के पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म इनका मतलब बहुसंख्यावाद, मतलब एक कंट्री के अंदर बहुत संख्या वाली जो कम्युनिटी है उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, वो श्रीलंका के अंदर उसकी क्या कंडीशन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड टॉपिक अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर किस प्रकार की सुविधा, कौन सी फैसिलिटीज़ पब्लिक को कम्युनिटीज़ द्वारा प्रोवाइड करी गई थी, वो चीज़ के बारे में हम समझेंगे। फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। जब हमें समझ जाएंगे कि पावर शेयरिंग क्या है, उसके बाद क्या उसकी ज़रूरत है, उसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, इस बारे में हम इस फोर्थ टॉपिक में समझेंगे।
लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म, कितने फॉर्म और किस प्रकार के फॉर्म हैं, इन टाइप्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम हमारे इस टॉपिक को, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेल्जियम एंड श्रीलंका, इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में समझेंगे, बेल्जियम के एरिया के बारे में समझेंगे, उसके बाद श्रीलंका। तो यहाँ पे हमें ये जो पिक्चर नज़र आ रही है, ये एक बेल्जियम कंट्री का पिक्चर नज़र आ रहा है। बेल्जियम एक स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप की, यूरोप का एक स्मॉलेस्ट कंट्री है। ये कंट्री जो है, इसका एरिया हमारे इंडिया के हरियाणा स्टेट के एरिया से भी कम है। इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ है। 1 करोड़ का मतलब ये हो गया है कि हरियाणा की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे हाफ पॉपुलेशन इसकी टोटल पॉपुलेशन है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के एक स्टेट हरियाणा से भी छोटा देश है ये, और उसकी पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो उसकी पॉपुलेशन हाफ पॉपुलेशन है। अब इस पिक्चर को समझते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट ऊपर का पार्ट दे रखा है और एक नीचे। यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है ये इस बेल्जियम कंट्री का फ्लेमिश रीजन है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये इस बेल्जियम कंट्री का वेलोनिया रीजन है। मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग सेक्टर दे रखे हैं। ऊपर के पार्ट में जो फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पे डच स्पीकिंग मतलब डच लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन्स रहते थे, और उनका जो परसेंटेज था वो 59% था। मतलब कह सकते हैं कि फ्लेमिश रीजन के अंदर रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो डच लैंग्वेज है, और उनका परसेंटेज 59% है। नीचे वाले जो एरिया है वहाँ पे वेलोनिया रीजन है, और वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन रहते हैं। इनका जो परसेंटेज है वो 40% है। क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे एक थर्ड पार्ट है, ये जो रेड शेडेड नज़र आ रहा है, यहाँ का ये जो है, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन रहते थे, और इनका परसेंटेज जो है ओनली 1% है। इट मीन्स इस टॉपिक से, इस पिक्चर से हमें ये क्लियर हो चुका है कि ये जो बेल्जियम कंट्री है, यहाँ पे 2 रीजन में इसको डिवाइड कर रखा है। एक है फ्लेमिश रीजन और दूसरा है वेलोनिया रीजन। और यहाँ पे 3 लैंग्वेज को बोला जाता है, एक है डच, एक फ्रेंच और तीसरी है जर्मन। डच लैंग्वेज को बोलने वाले जो पर्सन है वो 59% है, जो मेजॉरिटी में काउंट होते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले जो पर्सन है वो 40% है, वो माइनॉरिटीज़ में काउंट होते हैं। और थर्ड जो है वो जर्मन, वो ओनली 1% पॉपुलेशन है, वो जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाली पॉपुलेशन है, जो हमें रेड एरिया में, रेड शेडेड में नज़र आ रहे हैं। इस पिक्चर में ऊपर वाले पार्ट में एक छोटा सा सर्कल दे रखा है। वो सर्कल इस बेल्जियम कंट्री की कैपिटल सिटी है। इस कैपिटल सिटी की एक अलग कंडीशन निकल के आती है, इसके बारे में अभी जस्ट हम समझेंगे। अभी तक हमें यह तो क्लियर हुआ कि जो बेल्जियम कंट्री है वो कंट्री 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक फ्लेमिश रीजन है, एक बेलोनिया रीजन है। फ्लेमिश रीजन के अंदर डच लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन्स रहते हैं, जिनका परसेंट 59% है, और ये मेजॉरिटी में। सेकंड एरिया जो है वो वेलोनिया है। वेलोनिया रीजन के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन्स रहते हैं, जिनका परसेंटेज 40% है, और वो इस कंट्री में माइनॉरिटीज़ में काउंट आते हैं। रेड शेडेड वाला जो एरिया है वो ओनली 1% एरिया है, जो जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन्स का
है। अब हम बात करेंगे कैपिटल सिटी, बेल्जियम की कैपिटल सिटी के बारे में अब हम समझेंगे। बेल्जियम कंट्री की जो कैपिटल सिटी है वो ब्रुसेल है। ब्रुसेल में 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाली है, जो इस कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में काउंट होती है। लेकिन ये जो फ्रेंच बोलने वाली पॉपुलेशन जो पूरी बेल्जियम कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज़ में काउंट होती है। ये डिफरेंस बिटवीन है, इसको अच्छी तरह से हमको समझना है। एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ। ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, उसके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन जो हैं 80% है और वो मेजॉरिटी में काउंट होते हैं। और दूसरी जो है डच लैंग्वेज को बोलने वाले पर्सन हैं वो ओनली 20% हैं, जो माइनॉरिटीज़ में काउंट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे निकल के आया है कि पूरी कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में है डच लैंग्वेज वाले। पूरी कंट्री के अंदर डच लैंग्वेज बोलने वाले पर्सन मेजॉरिटी में, लेकिन कैपिटल सिटी के अंदर वो माइनॉरिटीज़ में काउंट होते हैं। इसको हम आगे और समझ लेते हैं कि ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है जो ब्रुसेल के अंदर, अभी हम ब्रुसेल की बात करें तो ब्रुसेल की समझेंगे। ब्रुसेल मीन्स उसकी कैपिटल सिटी। तो ब्रुसेल के अंदर जो भी पर्सन जो कम्युनिटी रहती है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो बहुत रिच और बहुत ही पावरफुल है। इस कम्युनिटी को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स है डेवलपमेंट के, वो बेनिफिट्स है एजुकेशन के, ठीक है ना। ये बेनिफिट्स किसको मिलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स को। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती कि जो मेजॉरिटी में है पूरी कंट्री में वो है डच स्पीकिंग पर्सन्स, लेकिन बेनिफिट किसको मिलता है यहाँ पे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को, क्योंकि वो रिच और पावरफुल है। उनको बेनिफिट एजुकेशन से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड हर बेनिफिट उनको। तो इस कंट्री में यही टेंशन थी कि जो माइनॉरिटीज़ में हैं उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और जो मेजॉरिटी में हैं उनको बेनिफिट लेट मिल रहे हैं। तो इस कंट्री के अंदर 1950s और 1960s के बीच में ये जो टेंशन था, इस टेंशन के कारण इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए। अब अगले टॉपिक में हम श्रीलंका का पढ़ेंगे और उसके बाद इनकी डिटेल्स को जानेंगे।